गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश राज के अपने सिक्वेंशियल लेक्चर के आज नेक्स्ट सीक्वेंस में मैं डिस्कस करूंगी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी सिस्टम। अब महाल का क्या मतलब है? महाल का मतलब होता है गांव। महाल का मतलब होता है गांव और वाड़ी, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मैनेजमेंट या व्यवस्था, तो गांव की जो व्यवस्था है वो महालवाड़ी व्यवस्था है। इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में हुई थी। 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर इंडिया में महालवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ये व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद आई थी। पहली व्यवस्था हमारी स्थायी बंदोबस्त थी, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और तीसरी व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था है। महालवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद सामने आती है और जो इसके संस्थापक हैं हॉल्ट मैकेंजी को ये प्राप्त है इसका श्रेय कि उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अब हॉल्ट मैकेंजी के साथ में मार्टिन बर्ड का नाम भी इस व्यवस्था के क्रम में आता है। तो उनका क्या रोल था इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जो इंडिया का मानचित्र है, इंडियन मानचित्र में जो राज्यों का नामांकन होता है कि ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये पंजाब का क्षेत्र है, ये संयुक्त प्रांत है, ये मध्य प्रांत है, तमिलनाडु है, बंबई है, मद्रास है, इस नामांकन को मार्टिन बर्ड ने 1819 में किया था, जिसके बाद ये महालवाड़ी व्यवस्था संभव हो सकी थी। 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई। अब अगर आपने थोड़ा सा भी इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि इंडिया में एक व्यवस्था रही है चकबंदी की व्यवस्था। तो चकबंदी को जन्म इसी व्यवस्था ने दिया। इसमें पूरे गांव या पूरे महाल की लैंड को मान लिया जाता था कि ये अब ब्रिटिश सरकार को एक सा पूरा उससे लगान वसूलना है। अलग अलग खेतों से, अलग अलग किसान से उनकी कोई भी संबंध नहीं था। उनको सारा का सारा लगान उस गांव से वसूल करना था और गांव में भी एक व्यक्ति को नामित कर दिया जाता था। जो बच्चे गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो वो जानते हैं कि गांव में जो भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनको लंबरदार, तालुकेदार या मुखिया या पंचायत के प्रमुख जैसे शब्दों से हम संबोधित करते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों को इसमें नामित किया गया कि वो पूरे गांव की जो भी फसल होगी उसका जो भी लगान बन रहा होगा ब्रिटिशर्स के लिए वो कलेक्ट करके सरकार को सौंपेंगे। तो पहले जब ये इंट्रोड्यूस की गई तो इसका हिस्सा 2/3 लगभग 66% जो उपज हो रही है उसका 66% कर के रूप में सरकार द्वारा वसूल कर लिया जाता था, जिससे व्यवस्था गांव की खराब होने लगी। अब ऐसा नहीं था कि गांव से जो तालुकेदार कर वसूल कर रहा है तो गांव के जो जमीन है उसकी व्यवस्था में भी उसका कोई योगदान हो, वैसा उसका कोई योगदान नहीं था। वो केवल कर संग्राहक के रूप में, एक कल्टीवेटर के रूप में कार्य करता था, कलेक्ट करता था और पैसा और वो वहां से सरकार को दे देता था। अगर कोई किसान उस पैसे को चुकाने में समर्थ नहीं होता था तो वो अपनी जमीन बेच देता था और वो जमीन ग्राम सभा को हैंड ओवर कर दी जाती थी। शुरुआत में ये माना गया कि ये 10 से 12 वर्ष तक ये व्यवस्था चलेगी, लेकिन आगे चलकर 20 से 30 साल तक ये उसी तरह से व्यवस्था चलती रही। अब इसको लागू कहाँ किया गया? तो ये भारत के 30% हिस्से में, जो ब्रिटिश भारत का 30% हिस्सा है वहां पर इसको लागू किया गया, जिसमें पंजाब, संयुक्त प्रांत, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो पूरे संयुक्त प्रांत में नहीं, स्पेशली आगरा में इस व्यवस्था को लागू किया गया। मध्य प्रांत का यहाँ पर मतलब है एमपी से, जो मध्य प्रदेश का ये एरिया बनता है, ये यहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई
और ये यहाँ के जो खेत थे उनकी चकबंदी की गई, उनको एक किया गया और उसके बाद ये व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। तो जो ब्रिटिश लैंड थी उसके 30% एरिया में ये व्यवस्था लागू कर दी गई, लेकिन ये व्यवस्था भी पूर्णतः असफल रही। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 66%, 66%, तो जिस किसान की वो लैंड है उसको उसमें अगले साल की भी फसल उत्पादित करनी है, अपने परिवार का भी भरण पोषण करना है, तो बचे हुए हिस्से में वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगले साल के लिए उसको बीज जमा करना है। ऐसे में ये वो टाइम पीरियड है 1822 का। इस समय भारत में अकाल और बाढ़ जैसी स्थितियां बहुत सी पड़ी हैं। अगर आप इलाहाबाद के जो आर्काइव है वहां पर देखें तो जो फाइल्स है वहां पर लगातार जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर या जो भारत में अंग्रेजी शासन काल में जो अकाल पड़े हैं, उन्होंने भारतीय व्यवस्था को इसलिए तहस नहस कर दिया। उसका बहुत बड़ा कारण ब्रिटिश का जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहा है वो रहा। उनकी तीनों पद्धतियां बिल्कुल फेल हुई। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपसे स्थायी बंदोबस्त पर चर्चा की थी, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था पर और आज महालवाड़ी व्यवस्था पर। अगर हम इन तीनों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें तो इसको याद करना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। जैसे स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? कार्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की गई। ब्रिटिश भारत की 19% लैंड पे 19% भारत में इसको लागू किया गया। ठीक है, और कौन कौन सा एरिया था? स्पेशली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और बनारस के कुछ हिस्सों को इसमें लागू किया गया। और इसमें जो कलेक्टर था, लगान को वसूल करने वाला, वो जमींदार होता था और यहाँ पर लगान फिक्स होता था। ठीक है, दूसरी व्यवस्था आई रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको रीड और मुनरो ने लागू किया 1820 में। इसमें 51% लैंड के ऊपर यह व्यवस्था लागू की गई। स्पेशली साउथ इंडिया की लैंड को इसमें कवर किया गया और इसमें लगान देने वाला कौन होता था? किसान होता था। ठीक है, तीसरी व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था है, जो बर्ड और मैकेंजी ने 1822 में लागू की और ये 30% लैंड पर इसको लागू किया गया। पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत मतलब पंजाब, आगरा और एमपी के क्षेत्रों में इसको लागू किया गया। और इसमें जो लगान जमा करने वाला है वो मुखिया है, तालुकेदार है, लंबरदार है, उसे किसी भी शब्दों में हम बुला सकते हैं। तो इस तरह से जो ये 100% ब्रिटिश भारत है उसमें ये तीनों व्यवस्थाएं लागू की गई, लेकिन ये तीनों व्यवस्थाएं ही फेल हो गई। इन्होंने कृषि के नगदीकरण पर जोर दिया, जिसकी वजह से जब खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पा रहा था तो अकाल और बाढ़ में भारत की स्थितियां बहुत खराब हो रही थी। नगदी फसलें, आगे के लेक्चर्स में आप जानेंगे कि नगदी फसलें कौन सी होती हैं। वो फसलें जिनको हम बेच के पैसा उत्पादित कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, उनको हम खा नहीं सकते हैं। जूट, कपास, ये नील, ये सारी चीजें उसी समय मतलब ये उसी क्रम में आती हैं। जबकि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, गेहूं, चावल, दालें, ये हम खाते हैं, इनको भी हम बेचते हैं। लेकिन नगदी फसल से, क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्रों में उनका उपयोग ज्यादा होता है, इसलिए पैसा बहुत कमाया जा सकता है। आज हमारा एक चैप्टर लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश राज, ब्रिटिश भारत में जो राजस्व की व्यवस्था थी, 3 तरह की व्यवस्थाएं थी, ये समाप्त हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप परीक्षा में इससे संबंधित सभी तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो हम टाइम टू टाइम अपने वीडियोस में आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।